हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम 12th का नीट का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट से पहला चैप्टर हम स्टडी करेंगे द सॉलिड स्टेट। इसके पहले 11th के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट को जो है डिटेल में स्टडी किया है और 12th के अंदर जो है सॉलिड स्टेट जो है ये पूरा एक चैप्टर जो हम यहाँ पर जो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ध्यान रखिए। लिक्विड्स एंड गैसेस दीज आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। इनको जो है जनरली हम फ्लूइड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दैट इज नथिंग बट द एबिलिटी टू फ्लो। तो जो भी सब्सटेंस के अंदर फ्लो की एबिलिटी होती है, मतलब वो बहता है एक जगह से दूसरी जगह, जो उसकी मूवमेंट होती है उसको हम नाम देंगे एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड। और बेस्ट एग्जांपल लिक्विड्स और गैसेस को हम जो यहाँ पर कह सकते हैं। तो द फ्लूइडिटी इन बोथ द स्टेट्स इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। और यहाँ पर जो ये फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है, दिस अराइजेज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल जो है ये फ्री होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से इनके अंदर जो है मूवमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर जो है ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी जो है इन लिक्विड्स और गैसियस स्टेट के अंदर आपको जो है मिलेगी। तो ऑन द कॉन्ट्ररी the constituent particles in solids have fixed position and can only oscillate about their mean positions। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और इनके अंदर जो है सिर्फ जो है इनके अंदर जो है ऑसिलेशन मिलेगा अपने मीन पोजीशन पर। इनके अंदर जो है आपको मोमेंट नहीं मिलेगा, दे जस्ट ऑसिलेट अपॉन देयर मीन पोजीशंस। और इस वजह से यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिजिडिटी इन द सॉलिड्स। तो इसकी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो है आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज रिजिडिटी। ये प्रॉपर्टी आपको जो है सॉलिड के अंदर मिलेगी, लिक्विड और गैसेस के अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी आपको जो है नहीं मिलेगी। तो दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो ये जो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है वो किस वजह से किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि बाइंडिंग फोर्स और नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इस रिजिडिटी को डिसाइड करता है और रिजिडिटी इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो डिपेंड करती है। आप देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड की है वो हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं। तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स, जिसमें आप एटम्स और आयंस भी कंसिडर कर सकते हो, जिसको सिंपली हम नाम देंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर आपको एटम्स भी मिलेंगे, आप इसको आयंस भी कंसिडर कर सकते हो और आप इसको मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कह सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस tend to keep the molecules or atoms or ions closer and the thermal energy which tend to keep them apart by making them move faster। तो at sufficiently low temperature the thermal energy is low and intermolecular forces bring them so close that they cling to one another। तो ये एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल एक साथ जो चिमट जाते हैं, cling together। cling together।
किलिंग का मीनिंग होता है बिल्कुल एक दूसरे से लिपट जाना, एक दूसरे से चिमट जाना। तो ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है क्या करती है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जो है क्लिंग करती है, वन अनदर, है ना, एंड ऑक्यूपाई द फिक्स पोजिशंस एंड दे कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस एंड द सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो ये कंडीशन आपको दिखेगी। तो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्फीयर कंसीडर कीजिए। तो ये स्फीयर जो है आप देख रहे हो कि इस तरह से आपस का जो इसके अंदर अरेंजमेंट होगा। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल जो है चिमटे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लिपटे हुए हैं, एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर जो अराइज होती है कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो सॉलिड स्टेट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये जो है सॉलिड्स की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सेकंड, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल चिमटे हुए होते हैं। तो इसके हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं ये बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, जिसको आप निग्लिजिबल कह सकते हो, बहुत ही शॉर्ट होते हैं। और इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स के अंदर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो नेक्स्ट, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल कह रहे हैं, हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड जो है ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एंड दे आर रिजिड इन नेचर। जैसे आप जो है गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड्स को आप जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इसलिए हम इसको कह रहे हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो ये जो है हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पर देखिए कि सॉलिड्स का जो है क्लासिफिकेशन है, तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि सॉलिड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन, तो जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज एमॉर्फस सॉलिड। और ये क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल एक सिंपल फंडामेंटल पॉइंट पर जो है डिसाइड की गई है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर present in the arrangement of their constituent particles. That is nature of order of arrangement of their constituent particles। इस नेचर पर जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें पहली टाइप आपको सॉलिड की मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड टाइप आपको मिलती है एमॉर्फस सॉलिड। अब देखते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो किसको कह सकते हैं। तो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स एंड ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल क्रिस्टल्स, और इसका जो है आपको मिलेगा डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है बहुत सारे जो है स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, और हर क्रिस्टल का आपको जो है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। एंड द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज द एटम,
ion or the molecule in a crystal is ordered and repetitive in 3 dimensions। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो क्रिस्टल्स का जो अरेंजमेंट होगा, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा ये रिपीटिटिव और 3 डायमेंशंस में होगा। रिपीटिटिव इन 3 डायमेंशंस। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपको मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। तो इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन, अगर आप जो है किसी भी रीजन के अंदर जो है पैटर्न जो ऑब्जर्व करोगे, इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन ऑफ द क्रिस्टल वी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन एनी अदर रीजन ऑफ द क्रिस्टल। अगर आप जो है किसी भी रीजन पर जो है क्रिस्टल के एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, तो वो पैटर्न आपको क्रिस्टल के किसी भी पार्ट में किसी भी रीजन के अंदर जो है सेम मिलेगा। तो ये जो है आपको जो है पैटर्न जो है सेम मिलेगा। तो द क्रिस्टल हैज़ द सेम पैटर्न थ्रू आउट इट्स बल्क, जो इसका पूरा बल्क है उसके अंदर आपको जो है सेम पैटर्न मिलेगा। एंड वी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन एनी अदर रीजन ऑफ द क्रिस्टल एंड दस द क्रिस्टल हैज़ a long range order that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा long range order, जो कि पूरे इंटायर क्रिस्टल के ऊपर जो है आपको बिल्कुल जो है एक जैसा मिलेगा। कहीं भी कोई सा भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जांपल यहाँ पर जो आप देखोगे सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये 2 एग्जांपल आपको मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज। तो दीज आर दी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो ग्लास, रबर and many plastics do not form the crystals when their liquids solidify on cooling and these are called as amorphous solids। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ग्लास और रबर, ये 2 आपके पास में जो है सब्सटेंसेस है। तो या फिर जो है सिंपली जो है प्लास्टिक्स आप जो है कह सकते हो, दे डू नॉट फॉर्म द क्रिस्टल्स when their liquids solidified on cooling। तो इनके जो है लिक्विड्स को अगर जो है आप कूल करके सॉलिडिफाई करते हो तो ये किसी भी तरह का जो है कोई क्रिस्टल नहीं बनाता है और इन सॉलिड्स को आप नाम दोगे एमॉर्फस सॉलिड। अब आप देखिए कि एमॉर्फस सॉलिड एक्चुअली होता क्या है। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एमॉर्फस, जिसका मीनिंग होता है नो शेप। तो ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का जिसका मीनिंग होता है नो शेप। तो नाम के अंदर ही आपको इसकी जो है डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि एमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट हैव एनी शेप, इसका जो है कोई क्रिस्टल नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन सच अ सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद जो है ये ऑर्डर जो है डिस्टर्ब मैनर में होगा, ये जो है आपको जो है बिल्कुल पर्टिकुलर ऑर्डरली मैनर में आपको इसका अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको जो है नाम दे रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो इन सच एन अरेंजमेंट a regular and periodically repeated pattern is observed over a short distance only and regular patterns are scattered in between the arrangement। तो यहाँ पर जो है ये अरेंजमेंट क्या होगा, डिसऑर्डर्ड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपकी बुक में जो है एक फिगर बनी है 1.1 जिसमें आप ए और बी, तो क्वार्ट्ज की जो है एग्जांपल वहाँ पर जो शो की गई है। तो इस पर से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को क्या कह सकते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ तो आप वो जो है डायग्राम देखकर जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो लुक द डायग्राम। ओके, देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपकी बुक का ही डायग्राम है।
जिसके अंदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को जो है बिल्कुल क्लियरली जो इंडिकेट किया गया है। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक पार्टिकल जो है रेड कलर का है, एक पार्टिकल जो है वाइट कलर का है। तो ये रेड और वाइट पार्टिकल, और साथ ही साथ आप देखिए कि एक पार्टिकल इसमें जो है ब्लू कलर से जो है इंडिकेट किया है, या सिंपली आप जो है यहाँ देख सकते हो कि कहीं पर जो है कलर मिसिंग भी है। तो आप जो है ये ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि एक पार्टिकल रेड है और एक पार्टिकल ब्लू है। कहीं कहीं पर जो है ब्लू कलर नहीं आया तो आप एक रेड पार्टिकल और एक ब्लू पार्टिकल कंसिडर कीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है क्रिस्टल्स का, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो आप देखिए एक पार्टिकल जो है लार्जर साइज़ का है, एक पार्टिकल स्मॉलर साइज़ का है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये आपको जो है मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है अरेंजमेंट। और यही सॉलिड जो है आप देखिए दूसरे फॉर्म के अंदर यहाँ पर जो है आपको कोई भी पर्टिकुलर जो है अरेंजमेंट नहीं मिलता है, ये डिस्टर्ब्ड अरेंजमेंट है, जिसमें आप देखिए कि रेड और ब्लू कलर के पार्टिकल, इसमें एक्चुअली वाइट दिख रहा है लेकिन आप देखिए ये ब्लू कलर आपको दिखता है। तो रेड और ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स है वो जो है यहाँ पर जो है इसका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, ये जो है डिसऑर्डर्ड जो है अरेंजमेंट आपको दिखता है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ये दोनों जो है एग्जांपल्स है क्वार्ट्स की। तो दिस इज़ द क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स एंड दिस इज़ एमॉर्फस क्वार्ट्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर दोनों ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है देख सकते हो इसके अंदर कि किस तरह से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को जो है यहाँ पर इस डायग्राम के फॉर्म में जो है शो किया जा सकता है। आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो क्वार्ट्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसके अंदर रेड और ब्लू कलर के पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। और सिंपली आप देखिए कि इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर में आपको जो है नज़र आता है, जबकि यहाँ पर भी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड जो है ऑर्डर आपको दिखेगा। तो दिस इज़ एमॉर्फस एमॉर्फस क्वार्ट्स। तो इस तरह से दोनों ही एग्जांपल जो आपको दिख रही है ये क्वार्ट्स की है, जिसमें आप ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म देखोगे और ये जो है एमॉर्फस फॉर्म है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को आप जो बहुत आसानी के साथ एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, तो डायग्राम से आपको जो है ये चीज़ समझ में आती है कि हम अगर जो है इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम शो करते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का, तो उसके अंदर जो है किस तरह से पर्टिकुलर ऑर्डर जो है मिलता है और एमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो है वो ऑर्डर जो है किस तरह से डिस्टर्ब होता है, ये चीज़ आप जो है बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिक्विड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, एग्जैक्ट आपको जो है मिलते हैं। तो at a characteristic temperature they melt abruptly and become liquid। तो ये अचानक से जो है अपने जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है अचानक जो है मेल्ट होते हैं और लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड द एमॉर्फस सॉलिड्स ऑफन मेल्ट्स एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर जो है मेल्ट होते हैं और फ्लो होते हैं, और इसको जो है आप ब्लो करके डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है मोल्ड करके इसको जो है बना सकते हो। तो आप देखिए कि जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास को जो है आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो है मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद जो है आप इसको अलग अलग शेप में मोल्ड भी कर सकते हो। इसी तरह से इसको जो है ब्लो करके अलग अलग टाइप की जो है फ्लास्क और वेसल्स वगैरह जो है बना सकते हो। तो ये इसकी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स एज लिक्विड्स and are conveniently regarded as extremely viscous liquids। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है लिक्विड से मिलती जुलती है, इसलिए इनको आप जो है
विस्कस सॉलिड लिक्विड भी जो है कह सकते हो, दे आर एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर नथिंग बट, आप इसको कह सकते हो एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स। बहुत ही विस्कस जो है लिक्विड्स होते हैं उसको आप एमॉर्फस सॉलिड्स को कह सकते हो। तो इसमें जो है एक बात जो है ध्यान रखिए कि सम दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है आप एमॉर्फस सॉलिड को कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हीट करोगे तो दीज एमॉर्फस सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो लाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये फ्लो करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लूइडिटी आती है। तो बिल्कुल इसी तरह से एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर भी जो है ये प्रॉपर्टी जो है फ्लोइंग की मिलेगी, दो इट इज़ वेरी स्लो। देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को आप स्यूडो सॉलिड्स जो है कह सकते हो, और दूसरा इसका नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो ग्लास और रबर ये बेस्ट एग्जांपल्स है जिसको आप स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड जो है कह सकते हो। तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। द प्रॉपर्टी सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, refractive index and electrical conductivity etc. are same in all directions. Therefore, the value of any physical property would be same along any direction. तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फी। दे आर आइसोमॉर्फस। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है आप किसी भी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कीजिए तो ये प्रॉपर्टी आपको जो है सेम मिलेगी। इसी तरह से आप देखिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होगा कि आप जो है डिफरेंट डायरेक्शन से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑब्जर्व करते हो तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको आप नाम दोगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है डिफरेंट वैल्यूज़ होगी व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए इसी क्रिस्टल के अंदर जो गिवन क्रिस्टल है उसी सेम क्रिस्टल के अंदर जब आप डिफरेंट डायरेक्शन से ये प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करोगे तो दीज प्रॉपर्टीज़ हैव डिफरेंट वैल्यूज़। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एनिसोट्रॉपी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। देयरफॉर दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक डायग्राम में बना के आपको ये एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी जो है आपको शो करता हूँ। तो लेट अस सी, एक क्रिस्टल का हम जो है अरेंजमेंट करते हैं जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स का मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ। लुक हियर, एक पार्टिकल जो है लार्जर साइज़ का है इस तरह से, और एक पार्टिकल जो है स्मॉलर साइज़ का है लाइक दिस। बस 2-3 रो के अंदर जो मैं आपको इसको समझा देता हूँ एनिसोट्रॉपी किसको कहते हैं। अब इस क्रिस्टल को ऑब्ज़र्व करने का एक डायरेक्शन ये है कि आप यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं ए बी, और एक क्रिस्टल का डायरेक्शन जो है मैं ये नाम देता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज सी डी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जब मैं ए बी डायरेक्शन में जो है क्रिस्टल को ऑब्ज़र्व करता हूँ और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करता हूँ तो देखिए एक ही टाइप का पार्टिकल जो है इस लाइन पर आता है। जैसे कि आप देखिए ये एक टाइप का पार्टिकल है, ये दूसरे टाइप का पार्टिकल है। तो आइदर ऑफ दिस टू पार्टिकल्स विल कम इन दिस डायरेक्शन व्हेन इट इज़ मेजर्ड। तो अगर हम इसको जो है इस डायरेक्शन से मेज़र करते हैं तो सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल आता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अगर मैं सी डी डायरेक्शन से इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो देखिए लार्जर स्मॉलर लार्जर स्मॉलर लार्जर,
दोनों टाइप के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है, जो आप इधर ऑब्जर्व कर रहे हो, सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट वैल्यूज़ पर मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एनिसोट्रॉपी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। तो ये जो है डिफरेंट अरेंजमेंट, एक जो है दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस डायरेक्शन पर देखिए अरेंजमेंट कुछ है और इस डायरेक्शन पर देखिए अरेंजमेंट कुछ है। तो उसकी वजह से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी जो है मिलेगी। तो दिस फिगर शोज द सिंपल 2-dimensional pattern of the arrangement of two kinds of atoms. Mechanical properties such as resistance to shearing stress might be quite different in two directions. तो ये shearing जो stress है ये भी जो है आपको जो है different directions पे different मिलेगी। तो deformation in CD direction shows the डिफरेंट प्रॉपर्टी एज दैट ऑब्जर्व इन ए बी डायरेक्शन। तो जो भी प्रॉपर्टी आप सी डी में ऑब्जर्व कर रहे हो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको जो है ए बी डायरेक्शन में मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इस प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी कहोगे। अब इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको जो है आपकी बुक में टेबल नंबर 1.1 पर मिलेगा। तो आप अपनी बुक में टेबल नंबर 1.1 देखिए, ध्यान से इसको नोट कीजिए। इस टेबल के अंदर आपको एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो है डिफरेंस मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट्स लेकर जो उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है, वो आप अपनी बुक में से जो है स्टडी कीजिए। तो आपको और भी अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो बिसाइड्स द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स देयर आर सम सॉलिड विच अपेरेंटली अपीयर एमॉर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो कि एमॉर्फस तो आपको दिखते हैं लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के जैसी होती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड्स को हम जो नाम देंगे पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। होंगे तो एमॉर्फस, लेकिन इसके अंदर जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की मिलेगी। सच सॉलिड्स आर सेड टू बी पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल्स ऑफन ऑकर इन पॉली क्रिस्टलाइन कंडीशंस। तो यहाँ पर जो है मेटल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो पॉली क्रिस्टलाइन कंडीशंस के अंदर जो है आपको मिलेगी। और इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटालिक सैंपल मे अपीयर to be isotropic even though a single crystal is anisotropic। अगर मेटल के स्ट्रक्चर को आप देखो तो वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सिंगल क्रिस्टल जो होगा वो एनिसोट्रॉपिक नेचर का होगा। तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल्स जैसे कि ग्लास एंड रबर एंड प्लास्टिक फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइव्स। ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलार सिस्टम की जो एनर्जी के पावर स्टेशन हम जो बनाते हैं तो उसके अंदर जो है सिलिकॉन जो होता है जो कि अमॉर्फस फॉर्म में होता है। तो ये अमॉर्फस सिलिकॉन जो है ये एक बेस्ट मटेरियल है जो कि सनलाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से ये दो टाइप के जो सॉलिड्स थे, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब चलिए देखते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम जो है फर्दर जो है किस तरह से जो है क्लासीफाई करेंगे। तो ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन, एंड द कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेप्थलीन फॉर्म द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन से एग्जाम्पल लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जितने भी मेटल्स हैं। तो आप यहाँ पर जो है लिखिए ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर एट्सेट्रा। इसी तरह से नॉन मेटल्स, तो इस नॉन मेटल के अंदर जो है एग्जांपल जो ली गई है वो सल्फ़र, फास्फोरस और आयोडीन है। सल्फ़र, फास्फोरस, आयोडीन। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स हमारे पास में है
कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और साथ ही साथ जो है नेफ्थलीन। तो इतनी सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह सकते हो। तो ये सब के सब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और द बॉन्ड्स दैट होल्ड देम इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है या जो बॉन्ड्स होते हैं उसके नेचर पर जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर जो है क्लासीफाई करेंगे। और वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो इसमें सबसे पहली फोर्स है वंडर वाल फोर्सेस। पहली फोर्स जो है यहाँ पर हम लिखेंगे वंडर वाल्स फोर्सेस। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होती है या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है उसमें पहली है वंडर वाल फोर्सेस, दूसरी है आयोनिक बॉन्ड्स, थर्ड वन इज द सेकंड इज आयोनिक बॉन्ड्स, थर्ड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड्स और फोर्थ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जो है कंसिडर कर सकते हो या मेटालिक बॉन्डिंग, नॉट हाइड्रोजन, आप इसको जो है मेटालिक बॉन्डिंग कंसिडर कीजिए। तो मेटालिक बॉन्ड्स, तो ये जो है चार इम्पॉर्टेंट इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऑन दिस बेसिस यहाँ पर जो ये चार फोर्सेस की बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम जो है यहाँ पर 4 कैटेगरीज के अंदर जो क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि मॉलिकुलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो है इनकी बेसिस पर अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो है 4 टाइप्स बनती है, जिसमें पहली टाइप होगी आयोनिक सॉलिड्स या मॉलिकुलर सॉलिड्स, उसके बाद जो है दूसरी टाइप होगी आयोनिक सॉलिड, तीसरी टाइप होगी मेटालिक सॉलिड्स और चौथी टाइप होगी कोवैलेंट सॉलिड्स। तो ये जो है सॉलिड्स की जो है 4 कैटेगरीज है, 4 क्लासेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन डिटेल। तो पहली टाइप हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे आयोनिक सॉलिड्स, सॉरी नॉट आयोनिक, मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो सिंपली यहाँ पर आप देखोगे नाम, जैसे कि यहाँ पर इसको जो है डिफाइन किया है मॉलिकुलर सॉलिड, तो इसका मतलब क्या होगा कि द मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड। तो ध्यान रखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है कि मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं वो जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दीज आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो यहाँ पर जो 3 टाइप्स है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो वो 3 टाइप मैं यहाँ लिखता हूँ, ए नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, बी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड सी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। ये 3 टाइप्स आपको जो है मिलेगी मॉलिकुलर सॉलिड्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या क्या प्रॉपर्टी है और कैसे आप जो है बाकी सॉलिड से इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो दे कंप्राइज आइदर एटम्स, फॉर एग्जांपल आर्गॉन एंड हीलियम, और द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर जो है एटम्स होते हैं जो कि मॉलिकुलर फॉर्म में, जैसे कि आर्गॉन एंड हीलियम, ये जिसके अंदर आपको मिलेंगे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, या फिर ऐसे जो है कंपाउंड जो कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से जो है फॉर्म होते हैं, जैसे कि डाईहाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन।
ये जो है मॉलिक्यूल जो आपको दिखते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है पोलर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की बेस्ट एग्जांपल्स है। इसके अंदर क्या होगा, इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है फोर्सेस क्या होगी, डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम है लंडन फोर्सेस। ये हमने जो है 11th के अंदर जो स्टडी किया है। तो डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, इसके अंदर जो है मॉलिकुलर इंटरेक्शंस आपको मिलेगी, जिसको हम नाम दे रहे हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट and non-conductors of electricity and they have low melting point and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सॉलिड जो है जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं। आप उसको जो है सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो उसका जो सॉलिड फॉर्म होगा वो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की एग्जांपल में आएगा। और ये सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। इसके अंदर आपको जो है क्या मिलेगा, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है दो एग्जांपल्स लेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर फॉर्म बाय द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। द मॉलिक्यूल इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर आपको मिलेगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान रखिए, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आपको जो है डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस मिलेगी। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आपको उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर, है ना, डिस्पर्शन फोर्सेस से थोड़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी, दैट इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इस इंटरेक्टिव फोर्स के साथ जो है अट्रैक्टेड होंगे। तो दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाइयर देन दोज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इन सॉलिड्स से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो their melting points are higher than those of the non-polar molecular solids and yes, yet most of these are gases or liquids under room temperature and pressure। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर जो है ये सॉलिड जो होते हैं ये लिक्विड या गैसियस फॉर्म में आपको जो है मिलेंगे। जब उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं तो उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स में आएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी तरह से सॉलिड अमोनिया भी जो है आप ले सकते हो। सॉलिड अमोनिया भी इसी क्लास के अंदर जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड टाइप। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम सिंपल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच बाइंड्स द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड्स, जिसमें एग्जांपल हम लेते हैं वाटर जो आइस होगा, है ना, H2O इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होगा जिसको हम आइस कहेंगे। तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो रूम टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन पर ये क्या होंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर जो ये सॉलिड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है पहले सॉलिड की जो है ये तीन क्लासेस है जिसको हम मॉलिकुलर सॉलिड्स कह रहे हैं। ध्यान रखिए, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आपको मिलता है डिस्पर्शन फोर्सेस, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आपको मिलेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड नामी इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द मॉलिकुलर सॉलिड्स। चलिए सेकंड टाइप का सॉलिड हम जो स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड। तो आयंस आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स आर आयंस। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मैंने आपका बताया था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स, इस सॉलिड के अंदर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे आयंस। तो यहाँ पर जो है आयोनिक सॉलिड के अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको नज़र आएंगे। तो ये जो है टाइप हो गई आयोनिक सॉलिड की। तो इसके अंदर क्या होगा, सच सॉलिड्स आर फॉर्म बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायंस और अनायंस बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जब फोर्स होगी स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसके बीच में होगी, इन बिटवीन केटायंस एंड अनायंस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखिए फोर्स यहाँ पर जो बदल गई, दैट इज स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑब्जर्व बिटवीन केटायंस एंड अनायंस। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, यहाँ पे ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये सॉलिड जो है हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। ये सॉलिड जो हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो है एक बात जो है आपको मिलेगी कि अब तक के हमने जो है लो मेल्टिंग पॉइंट जो है स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर आयोनिक सॉलिड्स के अंदर आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। अगर आप इन आयोनिक सॉलिड्स को जो है सॉलिड स्टेट में ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये आयन जो फ्री नहीं होते हैं कि इसके अंदर जो है आपको मूवमेंट मिले, लेकिन ये जो है उस की वजह से क्या होगा कि इनको जो है सॉलिड स्टेट में आप जो है इनको इंसुलेटर जो है कंसिडर कर सकते हो। दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। वजह क्या है कि जो आयंस होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए ये इंसुलेटर का काम करेंगे। हाउ एवर इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर द आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स हैं, लेकिन इनका मोल्टन फॉर्म या फिर एक्वियस सॉल्यूशन, इसके अंदर जो है आयंस जो है ये फ्री हो जाएंगे और इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएंगे, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है ख़ास बात जो है ध्यान रखना है आयोनिक सॉलिड्स के अंदर के सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर होंगे, लेकिन इसका मोल्टन फॉर्म या एक्वियस सॉल्यूशन वाटर में अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये जो है आयंस फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए, और उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। सो देज आर दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो ये इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगी आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। अब चलिए आते हैं हम मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। थर्ड टाइप होगी मेटालिक सॉलिड्स। तो इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आपको जो है प्रॉपर्टीज़ मिलेगी वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो थर्ड टाइप जो होगी दैट इज़ मेटालिक सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिवली आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो एक बात जो है ध्यान रखना है कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो केटायंस होते हैं, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दे आर एम्बेडेड इनटू द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको मिलेंगे जिसको आप जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहोगे। दिस इज़ नथिंग बट द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर ये केटायन जो है एम्बेडेड होंगे। तो मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली आयंस सराउंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंडीशन आती है, ये जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा, इस अरेंजमेंट को हम जो है मेटालिक सॉलिड कहेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री टू मूव होते हैं और ये पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जो ये स्प्रेड होते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, दे आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पर जो है ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स towards this sea of mobile electrons, and these free mobile electrons are responsible for high electrical conductivity of the metallic solids। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री मोमेंट शो करते हैं, इसकी वजह से मेटल्स के अंदर आपको जो है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी आपको जो है मेटल्स के अंदर जो है यहाँ पर मिलेगी। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर जो है थर्मल दोनों ही कंडक्टेंस आपको जो है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो है मिलेगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ द मेटल द थर्मल एनर्जी अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड थ्रू आउट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि अगर आप इसको जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई दो या थर्मल सप्लाई दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल जो करंट्स होते हैं वो पूरे मेटल के ऊपर जो है फैल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है इसके अंदर मिलेगी, जिसको हम नाम देते हैं मेटालिक सॉलिड्स। तो अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स इज़ देयर लस्टर एंड कलर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए मेटल्स की जो है एक अलग एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लस्टर और दूसरी प्रॉपर्टी कहोगे कलर। लस्टर कहते हैं चमक को। तो मेटल जो है जनरली जो है चमकदार होती है और उसके अंदर जो है पर्टिकुलर कलर भी अराइज होता है बहुत सारी, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आप उस पर देख सकते हो कि उसके अंदर जो है कलर, कॉपर जो है उसके अंदर आपको जो है कलर मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं उसकी वजह से उसके अंदर जो है लस्टर और कलर जो है अराइज होता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो मेटल्स आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये प्रॉपर्टी और आपको मिलेगी, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब आप इसको जो है शीट बना सकते हो, इसका जो है फॉइल बना सकते हो। इसी तरह से डक्टाइल का मतलब आप इसको जो है वायर बना सकते हो, इसका जो है आप बिल्कुल जो है बारीक सा फिलामेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की या मेटालिक सॉलिड्स की। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटालिक सॉलिड्स की। चलिए अब आते हैं लास्ट जो टाइप है, दैट इज़ द कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड्स। तो अ वाइड वेराइटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट्स from the formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal। पूरे क्रिस्टल्स के अंदर जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन मेटल्स के अंदर होगा, उसको हम नाम देंगे जनरली कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसका एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। तो एग्जांपल्स हम जब आपको बताएंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जेंट मॉलिक्यूल्स। इनको जो है जेंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है नेटवर्क फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम जो है जेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजिशंस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं और जितने भी एटम्स इसके अंदर होंगे ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है एक दूसरे के साथ जो है हेल्ड होंगे और इसकी जो है प्रॉपर जो है पोजिशंस आपको जो है मिलेगी। तो सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल एंड दे हैव एक्सट्रीमली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। They are insulators and do not conduct the electricity. Diamond and silicon carbide are typical examples। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है आप देखोगे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है और ये अपने मेल्टिंग से पहले जो है ये डिकम्पोज होते हैं। और इसी तरह से ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं एंड दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट एग्जांपल जो है आपको मिलेगी डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड।
ये दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं कोवैलेंट सॉलिड्स की, जो कि नॉन कंडक्टर्स हैं और इसके अंदर जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ग्रेफाइट जो कि इसी क्लास से जो है बिलोंग करता है, ये जो है बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो ध्यान रखिए, ऑल दो ग्रेफाइट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल, बट इट इज़ सॉफ्ट and is a conductor of electricity, and its exceptional properties are due to the presence of its typical structure। तो यहाँ पर जो है इसकी जो कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है ग्रेफाइट के अंदर, तो इसका जो है टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स and each atom is covalently bonded to 3 of its neighboring atoms and the same in the same layer। तो आप जो यहाँ पर देखोगे कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हर कार्बन जो है अपने सराउंडिंग में 3 कार्बन के साथ जो है अटैच होता है और इस तरह से एक लेयर बनती है। इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न आपको दूसरी लेयर का मिलेगा। तो the fourth valence electron of each atom is present between the different layers and free to move about। यहाँ पर जो है डिफरेंट लेयर के बीच में आपको जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आपको जो है फ्री मूवमेंट मिलेगा, और इस फ्री मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर जो है सिंपली हीट की बात जाने दो, आप जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है आपको इन लेयर्स के बीच में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसकी वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर इसको जो हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर द अदर एंड दिस मेक्स द ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड एंड अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। तो आप देखोगे कि ये जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो स्लिप होती है, और इसके स्लिपिंग नेचर की वजह से आप जो है देखोगे कि ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट भी होता है और साथ ही साथ जो है ये सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर जो यूज़ होता है। तो आपको मैं जो डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम के ज़रिए से आप जो है बहुत आसानी से ग्रेफाइट और डायमंड के जो स्ट्रक्चर को जो ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जो कि टेबल नंबर 1.2 के अंदर जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए टेबल नंबर 1.2, तो इसके अंदर जो है ये चारों टाइप के जो सॉलिड जो अभी हमने स्टडी किया है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है इस टेबल के अंदर मिलेगी। तो आप देखिए कि ग्रेफाइट और डायमंड का जो है क्या स्ट्रक्चर होगा, उस पर से आप जो है कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो लेट अस सी द डायग्राम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको डायमंड और ग्रेफाइट के मिलेंगे। तो आप देखिए कि नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो डायमंड के अंदर आप देखिए कि हर कार्बन आपको जो है यहाँ पर जो सराउंडेड होगा 4 कार्बन के साथ में। तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अंदर जो है 2 कार्बन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ अबाउट 154 पिकोमीटर्स। और ये आप देख रहे हो कि इस तरह से एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनेगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ये डायमंड का हो गया। उसके बाद जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको जो हेक्सागोनल रिंग्स की एक लेयर दिखती है, हेक्सागोनल रिंग्स की ये दूसरी लेयर, और हेक्सागोनल रिंग्स की ये थर्ड लेयर जो दिखती है। और 2 लेयर के बीच में जो है आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो 340 पिकोमीटर्स का है, और 2 कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ अबाउट 141.5 पिकोमीटर्स। और इसके अंदर आपको जो है वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी 2 लेयर्स के बीच में। और हर कार्बन से फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन जो अपने सराउंडिंग में आप देखिए 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन के साथ जो है अटैच्ड है, और इस तरह से जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए। उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का होगा वो इस लेयर के अंदर जो है मोमेंट शो करेगा, और इस मोमेंट की वजह से आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा। और ये लेयर जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जो स्लिप होती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है एक सॉफ्ट मटेरियल बनता है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसको आप कोवैलेंट सॉलिड्स कहोगे। ओके।